सिर्फ एक मॉडल पेपर आपकी भूगोल की पूरी तैयारी बदल सकता है। अभी देखिए और फर्क देखिए, कितना आसान शब्दों में आपको इस पेपर को पूरा हल करके बताऊंगा और अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा कि किस प्रकार से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और साथ में आपको याद भी करवा देंगे। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज का ये वायरल भूगोल का मॉडल पेपर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कवर करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न आप देख लीजिए, आपको ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। सीधा हम लोग आ जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर और बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी शाखा मानव भूगोल में शामिल नहीं है। कौन सी शाखा मानव भूगोल में शामिल नहीं है ये आपको बताना है। संसाधन भूगोल, जलवायु विज्ञान, पर्यटन भूगोल या फिर कृषि भूगोल। इसमें सही जवाब क्या होगा? इसमें मानव भूगोल की शाखा नहीं है पूछा है, उसमें जलवायु विज्ञान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में सन्निहित रहती है। तो इसमें कौन सा जो है प्रथम अवस्था में आता है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में? इसमें अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा होगा तो इसके तीन सिद्धांत हैं, मैं एक बार बता दे रहा हूं आपको। ये है प्रथम सिद्धांत, ये है यहाँ पे दूसरा सिद्धांत और यहाँ पे तीसरा सिद्धांत माना जाता है। अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे देखिए जो पहली अवस्था होती है इसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर इस प्रकार से दर्शाए जाते हैं और दूसरी जो अवस्था होती है उसमें गिरावट देखने को मिलती है और तीसरी जो अवस्था होती है उसमें निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर होती है। तो इसमें आपका पूछा क्या है? इसमें पूछा है जो है आपका प्रथम अवस्था। तो प्रथम अवस्था में क्या है? उच्च जन्म दर है और उच्च मृत्यु दर है। तो इसमें देखिए उच्च जन्म दर निम्न मृत्यु दर ये नहीं होगा, निम्न मृत्यु दर निम्न जन्म दर ये भी नहीं होगा, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर ये आपका तीसरा वाला यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। कार्यशील जनसंख्या की आयु वर्ग क्या है? कार्यशील जनसंख्या वो होती है जो काम करने के लायक होती है। ठीक है, तो उसमें 15 से 59, 15 से 50, 15 से 60 या फिर 0 से 14। तो उसमें आपका राइट आंसर 1559 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पृथ्वी पर अलवणीय जल कितना प्रतिशत है? अलवणीय जल का मतलब होता है जो पीने योग्य है। अगर लवणीय जल होता तो समुद्र में जो खारापन वो होता, लेकिन यहाँ पे अलवणीय जल है तो जो पीने योग्य है 2% है, 3% है, 25 या फिर 71। तो उसमें सही जवाब हो जाएगा 3% है। ठीक है, जिसमें से 2% ग्लेशियर है और 1% जो है नदी में या फिर झीलों में इस प्रकार से है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बैलाडिला की खान किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे बैलाडिला की खान है और यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन मानचित्र में भी पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर छत्तीसगढ़। तो आप महसूस करें कि जो बैला है वो आपको 36 बार मार दिया है, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक पॉइंट लगा के याद कर सकते हैं आप लोग। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह। पूर्वी तट का मतलब होता है कि भारत का जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पूर्वी तट। ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्वी तट और इसको बोलते हैं पश्चिमी तट। अब यहाँ पश्चिमी जो पूर्वी तट है इस पे आपका पूछ रहा है कि इसमें एक कोई बंदरगाह बताइए जो ऑप्शन में दिख रहा हो। तो कोच्चि जो बंदरगाह है ये केरल में पड़ता है और यहाँ पड़ेगा। ठीक है, कांडला बंदरगाह पड़ता है गुजरात में, यहाँ पड़ेगा। मंगलुरु पड़ता है कर्नाटक में जो कि यहाँ पड़ेगा। ये पारादीप जो पड़ता है उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ पड़ेगा। तो पूर्व में क्या आ जाएगा? पारादीप। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारादीप। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विश्व के सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या फिर ओशिनिया। ओशिनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश जो है किस महाद्वीप में स्थित है? इसमें यूरोप आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप में सबसे ज्यादा मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? सिलिकॉन घाटी जो है वो सैन फ्रांसिस्को में स्थित है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है या फिर रियो डी जेनेरो में है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ये सैन फ्रांसिस्को है और ये पड़ता है आपका यूएसए में यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो दोस्तों ये 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसमें से
2-3 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। आइए बात करते हैं यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न के। तो यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न बहुत सिंपल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, लाल कलर श्रमिक किसे कहा जाता है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत नाम लिखिए, या फिर सिंचाई के 2 साधन का नाम बताइए, 2 प्रशासनिक नगरों के नाम बताइए, मानवीय विकास सूचकांक क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए इसका उत्तर जानते हैं और सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि लाल कलर श्रमिक किसे कहा जाता है। अब यहाँ पे लाल कलर श्रमिक देखिए, उन लोगों को कहा जाता है जो प्राथमिक क्रिया में संलग्न होते हैं, यानी प्राथमिक क्रिया से संबंधित काम करते हैं, उन्हें लाल कलर श्रमिक कहा जाता है। जैसे आखेट, आखेट मतलब शिकार करना, भोजन संग्रह यानी भोजन इकट्ठा करना, पशु चारण पशुओं को चराना, कृषि, लकड़ी खनन, ये सब जो है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं और जो लोग ये काम करते हैं उन्हें लाल कलर श्रमिक कहा जाता है। अब आपके पेपर में जो है 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए लाल कलर के श्रमिक की जगह पे आपसे पूछ ले नीला कलर श्रमिक, ठीक है, नीला कलर श्रमिक, या आपसे पूछ ले जो है सफ़ेद कलर श्रमिक। तो यहाँ पे मैं सफ़ेद तो नहीं लिख सकता क्योंकि दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं यहाँ पिंक लिख दे रहा हूँ। सफ़ेद कलर हो जाएगा। तीसरा आपका है लाल कलर श्रमिक, ठीक है, ये तीसरा हो जाएगा आपका लाल कलर श्रमिक। इसमें से तीनों में से अगर एक पेपर में अगर आपके आ गया तो क्या लिखेंगे। बहुत सिंपल तरीका देखिए, एक लाइन में आपको बता दे रहा हूँ। जो सफ़ेद वाला है, ठीक है, जो सफ़ेद वाला है ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, सफ़ेद वाला जो है ये आपका प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। जो नीला कलर है ये द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है, और जो लाल कलर है ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। सफ़ेद वाला ये आपका तृतीय में आ जाएगा, तृतीय में आ जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आपने जो क्रियाकलाप पढ़ा होगा तो उसमें देखिए, जो आपने पढ़ा होगा कि प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगा आपका सफ़ेद कलर, द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर आ जाएगा आपका नीला कलर और प्राथमिक में आ जाएगा आपका लाल कलर, ठीक है। बस आप इतना समझ गए हैं, अब एग्जाम्पल लिख देंगे, बढ़िया से आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको बता दिया है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। तो जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं उनका नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि परंपरागत ऊर्जा होती क्या है, ठीक है, तभी तो हम इसके बारे में लिख पाएंगे। तो देखिए इस पे हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जो प्राचीन समय में उपयोग में किए जा रहे हैं और प्रकृति में उपलब्ध होते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे देख पाएंगे कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं और एक बार खत्म होने पे इन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसको परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के नाम से जानते हैं, ठीक है। 2 लिख देंगे, आपका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट है सिंचाई के 2 साधनों को बताइए। तो सिंचाई के कौन कौन से साधन होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें देखिए, पहला है कुआं है, दूसरा है ट्यूबवेल है। इस प्रकार से आप यहाँ पे ले सकते हैं। जो भूमिगत जल का उपयोग करते हैं उसे कुआं या ट्यूबवेल की सिंचाई के द्वारा काम किया जाता है। ये पंजाब हरियाणा में जो है इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2 साधन पूछा है, सिर्फ सिंपल भाषा में 2 साधन लिखिए, कुआं और ट्यूबवेल, इसी में से 2 आपका हो जाएगा, ठीक है। नहर की सिंचाई, नहर भी आप ले सकते हैं जिसमें नदियों से पानी लाकर खेतों में जो है सिंचाई की जाती है। तो इस प्रकार से 2 आपको लिखना है, जितना पूछा जाए उतना लिखिए। मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है ताकि जो है ये मान लीजिए 4 नंबर में पूछ लेगा तो आप आसानी से इसको लिख पाएं, ठीक है, उदाहरण वगैरह इसलिए बता दिया है मैंने। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 2 प्रशासनिक नगरों के नाम बताइए। तो देखिए जैसे यहाँ पे 2 प्रशासनिक नगर हो गए, जैसे नई दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया। तो भारत की राजधानी प्रशासनिक केंद्र है नई दिल्ली और पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, तो ये प्रशासनिक केंद्र हो जाएगा, ठीक है। 2 आपको लिखना है। आगे है नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक से क्या आशय है। मानव विकास सूचकांक क्या होता है। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जैसे UNDP के नाम से जाना जाता है के द्वारा विकसित किया एक मापदंड है। यानी जो UNDP है, ये UNDP क्या करता है, ये एक संस्था बनाया है और ये संस्था एक है
और इसने एक मापदंड बनाया है जिससे हम मानव की विकास को माप सकते हैं। ठीक है, वो मापदंड क्या है? मानव विकास सूचकांक है। ये काम क्या करता है? ये मानव के विकास को मापता है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक। आगे इसमें लिखा है कि जो किसी देश के विकास का आकलन करता है कि मानव का विकास कितना हो रहा है, मानव कितना विकास कर रहा है, क्योंकि मानव विकास करेगा तो देश विकास करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके 3 मापदंड हैं। कौन कौन से 3 मापदंड हैं? तो यहाँ पे देखिए, पहला जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब ये है कि जीवन जीने की प्रति आशा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई एक देश ए है और कोई एक देश बी है, ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ए वाले में कोई जो औसत आयु है उनकी मान लीजिए 80 साल है और बी वाले देश में मान लीजिए यहाँ पे 70 साल है, तो इसमें ज़्यादा विकास कौन करेंगे? जो ज़्यादा जिएंगे वही विकास करेंगे, तो ए वाले ज़्यादा विकास कर पाएंगे। वही यहाँ पे है जीवन प्रत्याशा, यानी जिनकी औसत आयु ज़्यादा होगी उनकी विकास ज़्यादा होगी। सिंपल। ठीक है, इसके बाद शिक्षा का स्तर यहाँ पे दिया गया है। शिक्षा का स्तर यानी भाई शिक्षा होगी तो विकास इंसान जाहिर सी बात है कर लेगा। साक्षरता दर होनी चाहिए, जितनी अच्छी शिक्षा होगी उतना अच्छा विकास होगा। ठीक है, आय स्तर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आय होगा उतना ज़्यादा विकास होगा। जितनी ज़्यादा आय होगी आपकी उतनी जल्दी भी विकास हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यक्ति आय जो है जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा मानव विकास होगा। इस प्रकार से 3 इसके मापदंड है जिसके बारे में आप लिख सकते हो। आगे यहाँ पे देखिए, उदाहरण के तौर पे लिखा कि भारत का HDI रैंक विकासशील देशों में मध्यम स्तर पर माना जाता है। आइए बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है प्रवास के 2 कारण बताइए। अब यहाँ पे प्रवास के 2 कारण आपको बताना है। तो उसमें देखिए, पहला आर्थिक कारण है, दूसरा सामाजिक कारण है। तो प्रवास का मतलब पहले ये होता है कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने की प्रक्रिया को प्रवास कहा जाता है। आप इसको एक डायग्राम में भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप एक स्थान बनाइए, मान लीजिए कोई स्थान ए है, फिर कोई स्थान बी है। जब लोग ए से या बी पर जाते हैं या बी से ए पर जाते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को प्रवास कहा जाता है। अब एक कारण क्यों है, जाते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे आर्थिक कारण होगा और सामाजिक कारण होगा। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या लिख सकते हैं। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं, जिसे प्रवास कहा जाता है। और ये कारण बनेगा आपका आर्थिक कारण, क्योंकि जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा गांव में तो लोग शहर की तरफ पलायन कर जाते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देखिए, किसान शहर की तरफ जो है मजदूरी करने के लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट यहाँ पे है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में लिखेंगे शिक्षा और बेहतर जीवन स्तर के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो बच्चों की पढ़ाई के लिए परिवार का स्थान बदलना ये स्वाभाविक बात होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हो। आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपके सामने है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए। दोस्तों जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसमें से पेपर में 100% आपके क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण बताइए। तो पहला कारण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, दूसरा है अशिक्षा। ठीक है, तो सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि में देखिए, इसमें है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार यानी कम मृत्यु दर के कारण जनसंख्या बढ़ी है, पहला पॉइंट। दूसरा है अशिक्षा, परिवार नियोजन की जानकारी की कमी होना या परिवार नियोजन सही तरीके से नहीं अपनाना, ये अशिक्षा के कारण होता है, जिससे जनसंख्या बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बच्चे होना ये स्वाभाविक बात है, जनसंख्या वृद्धि के कारण माना जाता है अशिक्षा। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 पॉइंट पूछा गया है, 2 पॉइंट आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जनसंख्या के असमान वितरण के 2 कारणों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर में दिखाई देगा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। जनसंख्या असमान वितरण पूछा है, मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि कहीं जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, कहीं जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या है, ये कारण आपको बतानी है। तो पहला कारण भौगोलिक कारण है। भौगोलिक कारण में क्या लिखेंगे, पर्वतीय और रेगिस्तानी इलाकों में जनसंख्या कम देखने को मिलती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में सुविधा नहीं मिल पाती है, रेगिस्तानी इलाकों में भी सुविधा नहीं मिल पाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सुविधा ना होने के कारण जहाँ लोग सुविधा ज़्यादा मिलती है वहाँ लोग ज़्यादा बसना पसंद करते हैं, तो ये भौगोलिक कारण हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर राजस्थान का जो थार रेगिस्तान है वहाँ पे निवास बहुत कम लोग करना चाहते
जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में लिखेंगे औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है, यानी जहाँ पे उद्योग आसानी से मिल जाते होते हैं, जहाँ व्यापार होते हैं, वहाँ लोग ज़्यादा पलायन करते हैं, ज़्यादा बसना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों की सुविधाएं मिल जाती हैं। तो ये आपका आर्थिक कार्य हो जाएगा। जैसे मुंबई है, दिल्ली जैसे शहर हैं, यहाँ पे लोग रोजगार के लिए जाते हैं, यहाँ पे अच्छी सुविधा के लिए चले जाते हैं और वहाँ बस जाते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या का परिवर्तन करने का ये भी कारण माना जाता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप अच्छे शब्दों में लिख सकते हैं और पूरा अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की, जिसका उत्तर लिखने के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। अब इसका जो 4 अंक मिलना है, इसको कम से कम आप 1 से लेकर 2 पेज में आंसर देंगे, तब आपको 4 नंबर मिलेगा, 1 से लेकर 2 पेज में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका प्रश्न जो है कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर कैसे लिखते हैं, तो देखिए भारत में पेट्रोलियम संसाधन पर टिप्पणी लिखिए, तृतीय क्रियाकलाप के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सीधा उत्तर पे हम लोग आ जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि भारत में पेट्रोलियम संसाधनों पर टिप्पणी लिखिए, यानी जो भारत में पेट्रोलियम संसाधन मिलते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, किस प्रकार से मिलते हैं, वो उसके बारे में आपको बतानी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, भारत में पेट्रोलियम संसाधन देश की ऊर्जा जरूरतों में से एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अब इसके मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, भारत में पेट्रोलियम उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ मिलता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बॉम्बे हाई यानी महाराष्ट्र में पड़ता है, देश का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद असम है, असम सबसे पुराना माना जाता है। डिगबोई, नाहर, कटिया और मोरान जैसे क्षेत्र, यहाँ पे असम में जो है पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। डिगबोई सबसे पुराना जो है पेट्रोलियम क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद गुजरात में देखेंगे अंकलेश्वर है, अहमदाबाद क्षेत्र में, यहाँ पे जो पेट्रोलियम के भंडार हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका महत्व क्या है, तो महत्व में देखिए पेट्रोलियम से ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि मिलता है। फिर इसके बाद दूसरा, ये औद्योगिक और परिवहन क्षेत्र में मुख्य ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करता है। तो अगर पेट्रोल ना होता तो शायद परिवहन को जो क्षेत्र हैं, यानी परिवहन जितनी सारी गाड़ियां हैं वो चल नहीं पाती, पेट्रोल डीजल इसी से बनते हैं। तो इस प्रकार से इसका महत्व हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है तृतीय क्रियाकलाप के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो आइए जानते हैं तृतीय क्रियाकलाप क्षेत्रों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तृतीय क्रियाकलाप, इसमें लिखेंगे सी से सेवा क्षेत्र से भी संबंधित है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। उन कार्यों से संबंधित है जो उत्पादन और वस्तुओं के निर्माण से सीधे से जुड़े नहीं होते हैं, बल्कि सेवाएं प्रदान करते हैं, उन्हें तृतीय क्रियाकलाप कहा जाता है। इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये तो बात होगी इसकी परिभाषा की, ठीक है। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि तृतीय क्रियाकलाप में इसमें सफेद कॉलर जो होते हैं, सफेद कॉलर, ठीक है, ये आपके इसके अंतर्गत आते हैं। इन्हें सफेद कॉलर, नीला कॉलर, लाल कलर इसलिए कहा जाता है। सफेद इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है व्हाइट कलर का सफेद पहनकर ऑफिस वगैरह में बैठे रहते हैं और टाई वगैरह लगा के बढ़िया से अपना ऑफिस वगैरह में बैठे, जैसे इंजीनियर हो गए या फिर जो है बड़े बड़े अधिकारी हो गए, वो सब जो है इस प्रकार से ऑफिस बैठ के काम करते हैं, तो उन्हें सफेद कॉलर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो सेवा प्रदान करते हैं, तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इनका मुख्य क्षेत्र क्या क्या है, क्या क्या काम करते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इनमें काम है परिवहन एवं संचार में, जैसे रेलवे है, हवाई यात्रा है, इंटरनेट है, इन सब में इनका काम होता है, ठीक है। दूसरा है वाणिज्य एवं व्यापार में, जैसे बैंकिंग है, बीमा है, वित्त सेवाएं हैं, इन सब में जो है ये काम करते हैं। आगे है शिक्षा और स्वास्थ्य में, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल में भी इन्हें जो है इनका काम होता है, सेवाएं प्रदान करते हैं। पर्यटन और मनोरंजन के क्षेत्र में देखा जाए तो होटल, फिल्मी उद्योग में भी ये सेवा प्रदान करते हैं। यहाँ पे उसके महत्व के बारे में यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन कि तृतीय क्रियाकलाप आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में सबसे बड़ा योगदान देता है, ये इसका सबसे बड़ा महत्व है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुटीर एवं लघु उद्योग के बारे में। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका जैसे मैंने यहाँ पे लिखा उस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका आप इसे डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे लिखिए आप कुटीर उद्योग, ठीक है, यहाँ पे लिखिए कुटीर उद्योग और यहाँ पे लिखिए आप लघु उद्योग, और फिर इसके बारे में आप यहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट करिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको हेडिंग बना के अलग अलग करके लिखिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। आइए जानते हैं क्या लिखेंगे। कुटीर उद्योग में लिखेंगे परिभाषा,
कुटीर उद्योग छोटे पैमाने पर पारंपरिक तरीके से घरों में चलाए जाने वाले उद्योग होते हैं। अगर इसे सिंपल भाषा में आप समझना चाहते हैं तो बस आप इतना समझ लीजिए, कुटीर उद्योग वो होते हैं जो परिवार के सदस्यों के द्वारा किए जाते हैं और जिसमें काम सबसे ज़्यादा हाथ से किए जाते हैं, उसे कुटीर उद्योग कहा जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो उसमें विशेषताएं आप लिख सकते हैं। यह मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा, इसमें परिवार के सदस्य ही श्रमिक होते हैं। तीसरा, कच्चे माल को जो है स्थानीय स्रोत से ही उपयोग में लाया जाता है या उपयोग किया जाता है और पारंपरिक निवेश इसमें कम होता है। उदाहरण के तौर पे इसमें जैसा कि हस्तशिल्प है, मिट्टी के बर्तन बनाना, जूट बनाना या फिर कालीन बनाना, ये सब जो है कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद लिखने के बाद आपको यहाँ पे अगला पॉइंट लिखना पड़ेगा इसका, लघु उद्योग। लघु उद्योग में लिखेंगे परिभाषा में कि लघु उद्योग छोटे पैमाने के कारखाने और कार्यशालाओं में चलाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे विशेषताएं आप देखेंगे, विशेषताओं में यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें बाहरी श्रमिक को भी रोजगार दिया जाता है और कच्चे माल की खपत बड़े स्तर पर होती है। निवेश और उत्पादन कुटीर उद्योग से इसमें अधिक होता है। मतलब कहने का मतलब इसमें थोड़ी मशीन का उपयोग किया जाता है। कुटीर उद्योग में हाथ से काम किया जाता है, इसमें मशीन से काम किया जाता है। कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं होती, छोटी फैक्ट्री होती है जिसमें खिलौना बनाना, गवर्नमेंट फैक्ट्री कपड़े जो बनाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं, ये सब छोटे छोटे सामान बनाने का काम जो है इसमें किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि विनिर्माण उद्योग की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो जो विनिर्माण उद्योग है इसके 3 विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, पहली यहाँ पे है कच्चे माल से उत्पाद बनाना, ये पहली विशेषता हो जाएगी। ठीक है, कच्चे माल से उत्पाद बनाना नहीं, कच्चे माल को उपयोगी वस्तु बनाना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि कपास से कपड़ा बनाना, तो कच्चा माल क्या हो जाएगा, आपका कपास हो जाएगा, कपड़ा क्या हो जाएगा, आपका विनिर्माण उद्योग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है। आगे इसमें है रोजगार सृजन करना, बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, और जैसे कारखानों में जो श्रमिक होते हैं, काम मिल जाता है विनिर्माण उद्योग से। नेक्स्ट है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में है विनिर्माण उद्योग देश के जीडीपी को बढ़ाने में काफी मददगार साबित करता है। इसमें उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं ऑटोमोबाइल उद्योग जैसे है, ये सबसे बड़ा जीडीपी में योगदान देता है। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल संभर प्रबंधन क्या है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल संभर प्रबंधन। आइए जानते हैं कैसे इसे सिंपल सरल भाषा में लिखेंगे। जल संभर प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें जल संसाधनों का संरक्षण, पुनर्भरण और उपयोग किया जाता है। यानी जल संभर का मतलब होता है कि जो जैसे मान लो कुआं है, ठीक है, अब तो कुआं खत्म हो गए हैं, कुएं में क्या करते हैं, जिन इलाकों में सुविधा नहीं है वहाँ पे एक गड्ढा बनाते हैं और पानी जो वर्षा का पानी होता है उसको इकट्ठा करते हैं, फिर उसको बाद में पुनः जो है उसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से वर्षा जल जो है संरक्षण किया जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जल संग्रहण और भूजल स्तर को बढ़ाना। जैसे तालाब वगैरह हो गया, गड्ढा खना के जो है उसमें पानी इकट्ठा कर रहे हैं, तो जो भूजल है हमारा जमीन का जो अंदर का जो पानी है वो कहीं न कहीं मेंटेन बना रहता है, नहीं तो पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, आगे है बाढ़ और सूखे को नियंत्रित करता है। जो जैसे गड्ढा बना के बहुत बड़ा तालाब बना के उसमें पानी इकट्ठा करेंगे तो पानी फैलेगा नहीं, पानी फैलेगा नहीं तो बाढ़ नहीं आएगी। ठीक है, सिंपल है। आगे इसमें उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं कि जो है खेतों तालाबों के निर्माण में भी इसका सहायक होता है। नदी तट पर वृक्षारोपण में जो है इसका महत्व होता है। तो इस प्रकार से करने से जल संभर प्रबंधन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे है नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में 6 नंबर में आपको लिखना होगा। मैं 6 नंबर की तरह कैसे लिखेंगे मैं आपको बताऊंगा, 3 पेज में कैसे इस पूरे आंसर को आप लिख सकते हैं। आइए जानते हैं डिटेल में इसके बारे में आपको बताएंगे। ये हर साल लगभग पूछा गया है, तो आप इसे जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। भारत में अपभ्रक के वितरण का विवरण दीजिए। तो आइए विवरण देते हैं, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले अपभ्रक यानी माइका। माइका के बारे में समझते हैं कि माइका होती क्या है। माइका यानी अपभ्रक एक प्रकार का खनिज पदार्थ है जिसे मुख्य रूप से विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में उपयोग किया जाता है। यह अपने उच्च ताप और सहनशीलता और विद्युत अवरोधक के लिए जाना जाता है। तो माइका बेसिक जो होता है बिजली के कामों में लगाया जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े खंभे होते हैं, बड़े बड़े खंभे लगाते हैं और उसमें ऐसे तार लगे होते हैं, तो तार में इसमें काले काले पत्थर लगे होते हैं, काले काले पत्थर लगे होते हैं बिजली खंभों में, तो उसे ही माइका, उसमें माइका के अंश होते हैं, यानी अपभ्रक उसमें होता है। ठीक है, क्योंकि वो बिजली को जो है रोकने का काम करता है, अवरोधक का काम करता है। आगे इसमें है नेक्स्ट पॉइंट, इसके वितरण क्षेत्र कहाँ है। तो देखिए वितरण क्षेत्र में अपभ्रक के वितरण क्षेत्र
भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। देश में अभ्रक उत्पादन निम्नलिखित क्षेत्रों में केंद्रित है। आइए जानते हैं सबसे पहले कहाँ, तो झारखंड में है। झारखंड में मुख्य जो क्षेत्र है वो गिरिडीह और कोडरमा है, जहाँ पे अभ्रक सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। झारखंड को अभ्रक पेटी कहा जाता है क्योंकि ये भारत में अभ्रक उत्पादन का मुख्य केंद्र माना जाता है। कोडरमा जो है आपसे मानचित्र में पूछ सकता है कि एक अभ्रक उत्पादक राज्य या क्षेत्र बताइए, तो राज्य पूछेगा तो झारखंड हो जाएगा, क्षेत्र पूछेगा तो कोडरमा हो जाएगा, जो कि झारखंड में स्थित है। ठीक है, आगे देखो, आगे यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ उत्पादित अभ्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, सौंदर्य प्रसाधन और पेंट उद्योग में किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका उपयोग होया। अब यहाँ पे राजस्थान में देखते हैं, तो राजस्थान में कहाँ कहाँ अभ्रक मिलता है। मुख्य क्षेत्र अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर है। यहाँ पे जो है माइका यानी अभ्रक प्राप्त होता है। राजस्थान अभ्रक उत्पादन में झारखंड के बाद दूसरा स्थान पर है और यहाँ उत्पादित अभ्रक का उपयोग औद्योगिक और सजावटी जो है उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है आपका अब जो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जिला है जिसको बोलते हैं नेल्लोर जिला। नेल्लोर जिला में आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में मतलब इसमें उत्पादन होता है। नेल्लोर क्षेत्र में अभ्रक उच्च गुणवत्ता वाली जो है यहाँ पे अभ्रक प्राप्त होती है। यहाँ उत्पादित अभ्रक का उपयोग विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक या कॉस्मेटिक उद्योग में किया जाता है। कॉस्मेटिक सामानों भी जो है अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। आगे बिहार का देखिए, यहाँ पे बिहार झारखंड से अलग होने से पहले बिहार अभ्रक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र माना जाता था, अभी भी कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा पाया जाता है। इसके बाद महत्व देखिए, अब महत्व में क्या लिखेंगे इसके बारे में, तो इसमें लिखेंगे विद्युत उपकरणों में इसका महत्व है। अभ्रक का उपयोग इंसुलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सौंदर्य प्रसाधन, ये सौंदर्य प्रसाधनों को चमक देने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पेंट और सीमेंट उद्योग में अभ्रक पेंट के टिकाऊ और चमकदार बनाने के लिए अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए काफ़ी महत्व है इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे और देखिए लॉन्ग में क्वेश्चन लिखना है और देखिए आप इसके बारे में। निर्यात की बात करें तो भारत बड़ी मात्रा में अभ्रक जापान, अमेरिका और यूरोप में निर्यात करता है। इसमें देखिए भारत अभ्रक की स्थिति में, उत्पादन की स्थिति में देखा जाए तो भारत विश्व में अभ्रक उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है और यहाँ उत्पादित अभ्रक की गुणवत्ता उच्चतम मानी जाती है। इसमें 2 पॉइंट और यहाँ पे नोट करके ले सकते हैं। अभ्रक खनन करने में श्रमिकों की स्वास्थ्य जो है संबंधी समस्याएं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सिलिकोसिस रोग हो जाते हैं। इसीलिए अब खनन में अधिक सुरक्षा उपयोग बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने लंबा चौड़ा आपको बता दिया इसके बारे में, यहाँ से लेकर पूरा आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ तक पूरा आंसर मैंने आपको बताया है और ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये अति लघु उत्तरीय के साथ साथ आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आइए बात करते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की। इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं और विश्व में लौह इस्पात के वितरण का उल्लेख कीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं और भूगोल में अगर आपको मैपिंग आती है तो मान के चलिए कि मैथ की तरह पूरा नंबर मिलेगा। अगर आपको ये चाहिए कि ये 6 में 6 नंबर पूरा आपको मिल जाए तो संसार का एक मानचित्र बना दीजिए। संसार का मानचित्र आपको मिलेगा, अगर बना के उसमें 2-3 देशों का नाम भर देंगे और इसके बारे में आप लिख देंगे ना, तो 6 में 6 पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। 100% एक भी नंबर नहीं कटेगा दोस्तों। इसीलिए अगर आपको मैप बनाने आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अथवा करके, अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा करके यहाँ पे दिया कि भारत में जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों या भौगोलिक कारकों की विवेचना करते हुए भारत में जनसंख्या वितरण का विवरण दीजिए। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। अथवा करके इसमें से आप ये ले सकते हैं कच्चे माल पर आधारित उद्योगों की विवेचना कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की, लौह इस्पात उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक और विश्व में लौह इस्पात वितरण के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे लौह इस्पात उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक। इस कारक में आपने पहला यहाँ पे लिखेंगे कच्चे माल जो है की उपलब्धता। ठीक है, लौह अयस्क में कोयला, चूना पत्थर जैसे कच्चे माल जो है इसके निकटता होनी चाहिए। जहाँ पे इसकी निकटता होती है वहीं पे जो है ये प्रभावित होता है, वहीं पे ज़्यादा स्थापित होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए भारत में जमशेदपुर है जहाँ लौह अयस्क आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जमशेदपुर पड़ता है झारखंड में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगला है ऊर्जा स्रोत।
ऊर्जा स्रोत में देखिए उद्योगों को भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए कोयला, बिजली और गैस की निकटता होना जरूरी है। दुर्गा उदाहरण के तौर पे देखिए दुर्गापुर भारत को जो है कोयला भंडार के लिए जो है लाभ मिलता है, तो यहाँ पे ये दुर्गापुर पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये भी आपसे मानचित्र में पूछा जा सकता है, पश्चिम बंगाल में। आगे यहाँ पे जल स्रोत, बड़ी मात्रा में पानी की भी आवश्यकता होती है, तो उदाहरण के तौर पे जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी है, वहां से आसानी से पानी मिल जाता है। परिवहन की बात करें तो कच्चे माल को तैयार जो उत्पाद होते हैं उनको ढुलाई करके बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने की प्रक्रिया आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो जैसे कि पोर्ट आधारित उद्योग या विशाखापट्टनम जैसा क्षेत्र है, यहाँ पे समुद्र के तट पर रहेंगे तो आसानी से विदेशों में भेजा जा सकता है, ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो इस प्रकार से के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि बाजार की उपलब्धता, यानी जो सामान आपका बन गया है उसे मार्केट तक पहुंचाना है, तो बाजार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है जिससे अमेरिका चीन के बड़े बाजार हैं इस प्रकार से। अब विश्व में लौह इस्पात की वितरण कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे देख पाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे चीन है। दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश यहाँ पे चीन माना जाता है, और प्रमुख जो क्षेत्र है वो है शांक्सी, हेनान, कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे जो है ये लौह अयस्क जो है लौह इस्पात का वितरण मिलता है देखने को। नेक्स्ट है दूसरा स्थान भारत का आता है, दूसरे स्थान पर भारत है जिसमें प्रमुख क्षेत्र जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, ये सब जो है लौह इस्पात क्षेत्र माने जाते हैं। इसके बाद अमेरिका है, अमेरिका का प्रमुख क्षेत्र है ग्रेट लेक्स, जो महान झील है वहाँ पे पिट्सबर्ग है, इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलता है। जापान में देखा जाए तो याकोहामा, ओसाका जो है ये सब जो है यहाँ पे आसानी से लौह इस्पात जो है केंद्र स्थापित हुए हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट अथवा करके जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की जनसंख्या के ग्रामीण एवं नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आप लोग ग्रामीण जनसंख्या, उसके बारे में लिखेंगे संख्या में। 2021 की जनगणना के अनुसार, अभी तो 21 में जनगणना नहीं हुई लेकिन हल्का फुल्का जनगणना देखने को मिला है, लगभग 65% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। आगे दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य विशेषता में देखिए कृषि और संबंधित गतिविधियों पर निर्भर जो है सामाजिक संरचना अधिक पारंपरिक देखने को हमें मिलती है, यानी जो कृषि क्षेत्र है उसकी गतिविधियां वहां पे ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला है उदाहरण के तौर पे पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से राज्यों में बड़ी संख्या में ग्रामीण देखने को मिलते हैं। आगे यहाँ पे नगरीय जनसंख्या देखिए, यहाँ पे 35% लोग जो है शहरों में निवास करते हैं और नगरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सिंपल तरीका ये है कि आपको गाँव के बारे में बताना है, ठीक है, और शहर के बारे में बताना है, यही दो आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। आगे इसमें देखिए मुख्य विशेषता क्या है, औद्योगिक सेवा क्षेत्र यहाँ पे ज़्यादा निर्भरता है, लोग इसीलिए शहरों में ज़्यादा निवास करना पसंद करते हैं। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर यहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा पलायन करते हैं। आगे है जैसे कि उदाहरण के तौर पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु बड़े शहर हैं, लोग यहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक वर्तमान में जनसंख्या के वितरण को प्रस्तुत कीजिए। तो आइए वितरण का विवरण प्रस्तुत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं, तो पहला है जलवायु। जलवायु कैसे प्रभावित करता है जनसंख्या को, देखिए अनुकूल जलवायु क्षेत्रों में अधिक जो है जनसंख्या निवास करती है, जैसे गंगा का मैदान। अब आप देखिए जैसे कि बहुत ज़्यादा कहीं पे ठंडी पड़ती हो तो क्या वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे, नहीं रहना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा भयानक गर्मी कहीं पड़ती हो, क्या वहाँ रहना पसंद करेंगे, नहीं रहना पसंद करेंगे। लेकिन जहाँ पे थोड़ी ठंडी थोड़ी गर्मी हो वहाँ लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे, तो जलवायु भी प्रभावित करता है। आगे है पॉइंट नंबर 2 है मिट्टी की उर्वरता। ये सब भौगोलिक कारक हैं। मिट्टी की उर्वरता का मतलब ये है कि कृषि योग्य भूमि होना चाहिए, जहाँ कृषि योग्य भूमि होगा वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा। जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश जो है बिहार, यहाँ पे अच्छी जनसंख्या देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ मिट्टी जो है अच्छी उपजाऊ मानी जाती है। आगे है जल स्रोत। जल स्रोत का मतलब नदियों के पास जनसंख्या घनत्व ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब जो है नदियों के किनारे बसे हुए सभ्यता देखने को मिलते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है, यहाँ पे जनसंख्या दबाव आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगला है भौतिक
भूगोल। भौतिक भूगोल में इसमें लिखेंगे कि पहाड़ी रेगिस्तानी क्षेत्रों में जनसंख्या कम देखने को मिलती है, जैसे कि हिमालय क्षेत्र हो गया, राजस्थान का मरुस्थल क्षेत्र हो गया, यहाँ पे जनसंख्या हमें कम देखने को मिलती है। अब भारत में जनसंख्या का वितरण देखिए, तो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र जहाँ पे गंगा के मैदान है, कोस्टल क्षेत्र है, यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद देखिए कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में रेगिस्तान है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे कम जनसंख्या देखने को मिलती है। ठीक है, आगे इसमें राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पे जनसंख्या कम देखने को मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो वहाँ पहाड़ी पठारी क्षेत्र है, राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में जनसंख्या कम देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है कच्चे माल पर आधारित उद्योग। कच्चे माल पर आधारित उद्योग में क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कच्चे माल पर आधारित उद्योग का मतलब ये है कि कच्चे माल उद्योग वो होते हैं जो प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पे देख पाएंगे, वे उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं या फिर उपयोग करते हैं। और इनके प्रकार देखिए कौन कौन से प्रकार हैं जहाँ जहाँ से हमें कच्चे माल आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो सबसे पहले खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में हमें खुदाई में प्राप्त होता है लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, ये खनिज आधारित उद्योग होते हैं, क्योंकि हमें जो है खुदाई में मिलता है लौह अयस्क और फिर लौह अयस्क से लौह इस्पात बनाया जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे है कृषि आधारित पे उद्योग। तो कृषि में जो है कपड़ा, जिससे कपड़ा बनता है, तो पहले हमें क्या मिलता है, कपास मिलता है, कपास से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। जूट है, फिर जूट में हमें जो है रस्सी वगैरह बनाई जाती है, चटाई वगैरह बनाई जाती है। तो इस प्रकार से ये कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। फिर वन आधारित में, वन में जो कागज होते हैं, जो फर्नीचर होते हैं, जो मेज कुर्सियाँ होती हैं, वो वन की जो प्राप्त लकड़ियाँ होती हैं उससे बनाई जाती हैं। तो खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और महत्व की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़िया मिलता है और आर्थिक विकास में योगदान भी काफ़ी इनका महत्व होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं मानचित्र वाले प्रश्न की। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह। अब यहाँ पे ऐसे ही मानचित्र आपको देखने को मिलेगा, सादा मानचित्र रहेगा, इसमें आपको भरना है, कह रहा है कि पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, तो यहाँ पे देखिए मानचित्र में ये है आपका पूरब। ठीक है, ये पूरब है और इधर पश्चिम है। तो पूर्वी तट पर यहाँ पे जो है आप भर सकते हैं, कोई भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तो आप यहाँ चेन्नई भी भर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट लिख देंगे, ऐसे ही मानचित्र भर देंगे, सही रहेगा। ठीक है, आगे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश का एक आणविक संयंत्र बताना है। तो उत्तर प्रदेश का आणविक जो संयंत्र है वो है आपका नरौरा, और नरौरा जो है आपका पड़ता है बुलंदशहर के पास में। तो आप ये टर्निंग पॉइंट जो देख रहे हैं, ये जो टर्निंग पॉइंट ऐसे देख रहे हैं ये वाला, इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे ऐसे बगल में ही यहाँ पे दिल्ली है। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली है और दिल्ली के जस्ट पास में ही आपको यहाँ पे बुलंदशहर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बुलंदशहर, या फिर आप यहीं पे नरौरा लिख देंगे। ठीक है, यहीं पे लिख देंगे आप नरौरा और क्वेश्चन नंबर लिख देंगे 2, ऐसे ही आप भर देंगे, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बिहार का तेल शोधन कारखाना, बिहार का तेल शोधन कारखाना जो है वो है बिहार का बरौनी पड़ता है। तो यहाँ पे ये बिहार है, यहाँ पे आप लिख देंगे बरौनी। ठीक है, यहाँ पे बिहार का बरौनी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, ऐसे ही भर देंगे, पूरा बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है इस प्रदेश की राजधानी। इस प्रदेश की राजधानी यानी किस प्रदेश की भाई, यूपी की। तो यूपी में हम लोग पेपर दे रहे हैं यूपी बोर्ड का, तो यहाँ पे लखनऊ आप भर देंगे, लखनऊ हो जाएगा, तो आपका काम ओके हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भैया यूपी है, तो यहाँ पे देखिए आपका यूपी हो जाएगा। ठीक है, यूपी भर देंगे, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 भर देंगे, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही संसार का आएगा, संसार में देख लेते हैं। चीन का एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। तो अगर आपको क्षेत्र नहीं पता है तो चीन भर दीजिए कम से कम। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका भारत, और भारत के जस्ट ऊपर यहाँ पे आपको चीन दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे से गोला करके यहाँ पे आप लिख दीजिए चीन, और क्वेश्चन नंबर डालिए फर्स्ट, यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, आगे है नेक्स्ट, यहाँ पे है नेक्स्ट है कि यूरोप में लौह इस्पात उद्योग का एक प्रमुख क्षेत्र। तो लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख एक क्षेत्र भरना है यूरोप महाद्वीप में। तो यहाँ पे यूरोप महाद्वीप में फ्रांस भर सकते हैं, जर्मनी भर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर जो है एक यहाँ पे छोटा सा दिख रहा होगा, ये इंग्लैंड है। ठीक है, तो आप इंग्लैंड भर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एरो बना के इंग्लैंड, या फिर भर सकते हैं आप लोग यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, बात एक ही है। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग का क्षेत्र भरना है, सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग। तो यहाँ पे जो है आपको भारत का भर सकते हैं, भारत का जो अहमदाबाद है उसे सूती वस्त्र उद्योग का मैनचेस्टर कहते
हैं तो आप यहाँ पे भर सकते हैं भारत का अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद हो जाएगा। इस प्रकार से अहमदाबाद भर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जरूर भरेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद है एशिया में एक रोपड़ कृषि वाला देश। एशिया में एक रोपड़ कृषि वाला देश, तो इंडोनेशिया मलेशिया में से कोई भर सकते हैं। तो यहाँ नीचे जो है आपको इंडोनेशिया मलेशिया दिखाई देगा, तो आप यहाँ पे एरो बनाइए और यहाँ पे लिख दीजिए इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। ठीक, इंडोनेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया रहेगा भैया। ठीक है, इंडोनेशिया लिख देंगे। ऐसे ही आपको यहाँ पे नेक्स्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट है यूरोप के सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश। तो यूरोप का सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश नॉर्वे हो जाएगा। नॉर्वे पड़ता है देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ऊपर जो है यहाँ पे आपको नॉर्वे दिखाई देगा, तो मैं यहाँ पे नॉर्वे लिख दे रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 5 लिख दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा जो है पेपर मैंने आपको हल करवाया है, अच्छे आसान शब्दों में बताने का पूरा प्रयास किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।